नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका एरन। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंडी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। सभी 259 मंडियों में शुरू की बेमियादी हड़ताल। मंडी से जुड़े मॉडल एक्ट को वापस लेने की मांग। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सोयाबीन की फसलों के साथ किसानों का प्रदर्शन। येलो मोज़ेक और इल्लियों से खराब फसल का मुआवजा देने की मांग। इस साल 80% फसलें खराब होने का दावा। अयोध्या में किसानों से मिलने जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया। एयरपोर्ट और हाईवे के लिए जमीन का मुआवजा देने में लगाया भेदभाव का आरोप। कहा, कांग्रेस किसानों की आवाज नहीं दबने देगी। और गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों में 70% तक फसलें चौपट। सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष से मुआवजा देने का किया ऐलान। सीएम किसान सहाय योजना का लाभ न देने पर उठ रहे हैं सवाल। मध्य प्रदेश में सभी 259 अनाज मंडियों के कर्मचारी, हम्माल और तुलावटी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने भोपाल में रैली निकाली और मंडी बोर्ड के मुख्यालय का घेराव किया। ये लोग केंद्र के अध्यादेशों पर आधारित मॉडल एक्ट को प्रदेश में लागू करने का विरोध कर रहे हैं। इस हड़ताल में किसान भी शामिल हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि मॉडल एक्ट से सरकारी अनाज मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि निजी मंडियों में खरीद फरोख्त पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे सरकारी मंडियों का कारोबार छिन जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जून में मंडी एक्ट को मंडी परिसर तक सीमित करने वाला अध्यादेश लाई है। इसे राज्य सरकारों को लागू करना है। हालांकि इसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि टैक्स छूट से बेहाल होकर जब सरकारी अनाज मंडियां बंद हो जाएंगी तो इसका बहाना लेकर सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलों की खरीद बंद कर देगी। लेकिन केंद्र सरकार इस आशंका को बेबुनियाद बता रही है। मंडी एक्ट में संशोधन के विरोध में मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कर्मचारी, अधिकारी और किसान, मजदूर, हम्माल, तुलावली सभी सामने आ गए हैं और ये अनिश्चितकालीन मंडियां बंद करने की आज से घोषणा कर दी गई है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी से। क्या किस तरह का स्वरूप है और ये क्या विरोध है? देखिए, जो मॉडल एक्ट है जिसमें प्राइवेट मंडियों को परमिशन दी गई है खोलने की, उनके लिए ज़मीन दी जा रही है, उसमें यदि माल व्यापारी परचेज करेगा, किसान बेचेगा, तो व्यापारी को कोई टैक्स नहीं लगेगा और सरकारी मंडी में अगर माल बिकेगा तो टैक्स लगेगा। ये कौन सा तरीका है? समर्थन मूल्य पर किसान का मांग, किसान का जो माल है वो कैसे बिके, यह सुनिश्चितता नहीं है। ये सारी लड़ाई जो है किसान का, अभी मक्के का जो मामला था समर्थन मूल्य पे नहीं लिया सरकार ने, मूंग भी समर्थन मूल्य पे सरकार ने नहीं ली, आगे गेहूं और धान भी समर्थन मूल्य पे नहीं ली जाएगी। उसके लिए प्राइवेट मंडियों का यानी व्यापारियों के माध्यम से किसानों को लुटवाने के लिए और कर्मचारियों का शोषण करने का ये षड्यंत्र है मंडी एक्ट। क्या कब तक बंद रहेगा और कितनी मंडियां हैं मध्य प्रदेश में? 259 मंडियाँ, 298 उपमंडियाँ हैं, 7 आंचलिक कार्यालय हैं, 13 तकनीकी संभाग हैं और मंडी बोर्ड मुख्यालय है। समस्त कर्मचारी जो है लगभग 9000 कर्मचारी, अधिकारी हमारे जो हैं इसमें बंद हैं। प्लस 1,90,000 लाइसेंसी व्यापारी अपने साथ में हैं, 1,10,000 हम्माल तुलावटी हैं और पूरा प्रदेश के किसान वो सब इस एक्ट के विरोध में है। कब तक चलेगी, किस तरह? ये अनिश्चितकालीन हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक ये सब व्यवस्थाएं अगर नहीं करते तब तक हमारी मांगे मानी जाती। जब तक सरकार मंडी एक्ट और मॉडल एक्ट को खत्म करने की बात नहीं कहती है और मंडियों के साथ न्याय नहीं करती है, तब तक ये इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। निश्चित तौर से इससे आम आदमी को एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सरकार की जो हठ धर्मता है उसके विरोध में अब ये सारे अधिकारी, कर्मचारी और किसान, व्यापारी और हम्माल, तुलावली सब सड़कों पर हैं। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
तो केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ मध्य प्रदेश के जो मंडी कर्मचारी हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सभी 259 मंडियों में हड़ताल की है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर चंद्रशेखर वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किसान काफी लंबे समय से इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो मॉडल एक्ट लागू है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब मंडी कर्मचारी भी, हम्माली, तुलावटी, सभी उनकी इस आवाज को मजबूत करने के लिए उतरे हैं। क्या है आप लोगों की मांग और किस तरह का खतरे का अंदेशा? देखिए, हम सब लोग जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो इंस्टीट्यूशन है, जो तंत्र बना हुआ है लंबे समय से 1962 और उसके बाद 1972 का ये मंडी अधिनियम है, और धीरे करके इसने एक मैच्योरिटी प्राप्त की है, उसको बचाना चाहते हैं। जो किसानों को अच्छा भाव देने के लिए, किसानों को अच्छा तोल देने के लिए, किसानों को प्रमाणित तोल कराने के बाद में नगद भुगतान कराने के लिए जो काम कर रहा है, तो हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे हैं लंबे समय से। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मंडी सेक्रेटरी हैं, निरीक्षक हैं, उप निरीक्षक हैं, तो किसानों को किसी ना किसी प्रकार से उनके हितों का संरक्षण किया जाए। अब जब ये केंद्र का जो अध्यादेश है, जी बताएं, केंद्र जो का ये अध्यादेश है इसमें इस तरह का परसेप्शन भी सामने आ रहा है कि जो मंडियां हैं उनमें ठीक तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं होता, खामियां रहती हैं और इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए सरकार जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था सामने ला रही है, रिफॉर्म्स हैं, ये किसान हितैषी हैं। यही समझ में नहीं आ पा रहा है कि किसान जो नई व्यवस्था सामने ला पा रही है या जो है अव्यवस्था में सबको धकेल रही है, दोनों में बहुत अंतर है। कोई नया इंस्टीट्यूशन या कोई नया मैकेनिज्म अगर सरकार बना रही होती और कोई तंत्र उपलब्ध करा रही होती या कोई सुधार ये हुए हैं, तो वो किस प्रकार के सुधार हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी वर्तमान में अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो एक छोटा सा काम सरकार ने ये किया है कि मंडी प्रांगण के इतर, मंडी प्रांगण के बाहर अगर कोई भी क्रय विक्रय किया जाएगा, कोई भी अगर खरीदता है कोई भी कृषि उपज, तो ना उसको लाइसेंस लेना होगा, ना उसको कोई बैंक गारंटी देनी होगी, ना उसको कहीं कोई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और अगर वो कोई खरीदता है तो कराना नहीं होगा, अगर कोई बेचता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई वेरीफाई किसी को करने की जरूरत नहीं है। वैसे किसानों को तो पहले से भी छूट थी, वो देश में कहीं भी जाकर, किसी भी एग्रीकल्चर मार्केट में जाकर, किसी भी रेगुलेटेड मार्केट में जाकर किसी को भी अपना माल, अपना कृषि उपज, कमोडिटी बेच सकते थे, और किसान उन स्थानों पर भी बेच सकते थे अपना माल जो डीम्ड मंडी है, उप मंडी है, वेयर हाउसेस हैं, साइलो हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, प्रसंस्करण संयंत्र हैं। लेकिन किसान जिस प्रकार से किसानों के नाम पर ये बताया जा रहा है कि किसानों के नाम पर ये सुधार हुआ है, आज तक पूरे ये 5-7 धाराओं का छोटा सा ऑर्डिनेंस है जिसमें एक तरह से सुधार की कोई बात कहीं भी नजर नहीं आती है। लेकिन जो है वो जो सुधार लंबे समय से जो किए जा रहे थे, जो अलग अलग प्रकार की शंकर गुहा कमेटी ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर बोला, उसके बाद में फिर गुरु कमेटी आई, उसने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बोला, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो मैच्योरिटी होते होते मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सभी स्टेटों में जिस प्रकार से इसने जो डेवलप किया है, वो उसको एक तरह से एक साथ एक ही जिसको कहेंगे ना फरसे से उसको काट दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। यही हम सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस तंत्र के जो पुर्जे हैं, उनकी एक और बात बताएं कि जो किसान हैं उनके द्वारा संचालित ये मंडियां होती हैं, क्या उस पर भी किसी तरह का प्रहार आप देख रहे हैं? किस तरह का असर क्या होगा आगे भविष्य में? देखिए, बिल्कुल आपने जैसा कहा है कि ये मंडियां जो होती हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एपीएमसी, कृषि उपज मार्केट मंडी समिति, ये किसान द्वारा संचालित होती है। इसमें 10 किसान के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है वो किसान होता है, इसका उपाध्यक्ष किसान होता है। इसमें एक सदस्य जो होता है हम्माल और तुलावटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक व्यापारी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक मार्केटिंग सोसाइटी से होता है, एक कोऑपरेटिव संस्था से, कोऑपरेटिव बैंक का एक प्रतिनिधि होता है, एक सांसद और विधायकों के एक प्रतिनिधि इसमें होते हैं। तो देखा जाए तो ये किसानों के द्वारा संचालित संस्थाओं को समाप्त करने का एक प्रकार से जो है वो
वो बन गया है। अब वो किस कारण से बना है, आरोप ये भी है कि इसमें लंबे समय से जो है वो कई प्राइवेट एजेंसियां, प्राइवेट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनका इंटरेस्ट इसमें है। जो 18-20 लाख करोड़ रुपए का पूरा कारोबार है कृषि विपणन का, उसको ये लोग जो है वो टेक ओवर करना चाहते हैं और सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्ति चाहते हैं। कोई भी सरकार सुधार करे, एग्रीकल्चर जी। मार्केटिंग में सुधार, एक हर विषय में नियमित प्रक्रिया सरकार सुधार करे, लेकिन इसके लिए जो है इसमें कोई ना कोई चेक एंड बैलेंसेस बना के रखे जाएं, यही हम लोगों की चिंता का विषय है। जी, इसमें आप लोग की एक और मांग है कि जो इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, बोला जा रहा है कि ये कृषक मित्र के तौर पर जहां बाहर मंडी प्रांगण के बाहर भी जहां व्यापार होगा वहां पर मॉनिटरिंग करे, इस तरह का सुझाव सामने रखा है। क्योंकि इसके अलावा जो एक एमएसपी को लेकर जो पूरी आशंका जताई जा रही है, अभी अगर एमएसपी ठीक तरीके से नहीं मिल पाती तो कम से कम मंडी बोर्ड के पास उसका कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उनके पास वो नोटेड होता है कि इस कारण से यहाँ इस भाव से शुरू हुआ, ये भाव फाइनली अंततः तय हुआ और इसकी वजह से किसानों को ठीक तरह से एमएसपी नहीं मिल पाई। अगर आगे इस तरह का, जिस तरह का अंदेशा, जो खतरा जताया जा रहा है कि एमएसपी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी और किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो किस तरह की पॉलिसीज फिर आगे बन पाएंगी? बिल्कुल सही है, ये सबसे बड़ा खतरा यही है। जो लंबे समय से हम लोगों ने धीरे धीरे जो स्टेटिस्टिक्स और डेटा डेवलप हुआ है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो भारत सरकार के पास में या विश्व में, अब तो इंटरनेट के माध्यम से और सारा गूगल के माध्यम से पूरा विश्व एक हो गया है, सारा का सारा ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आपको दुनिया के किसी भी देश के अंदर कोई भी डेटा और कोई भी जानकारी चाहिए, कितनी क्वांटिटी पे कौन सा उत्पादन हो रहा है, किस भाव पे बिक रहा है, तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो नेट पर उपलब्ध है। अब अगर हम लोग इसको मंडी प्रांगण से बाहर ट्रेड को कर देते हैं तो वहां पर किसकी निगरानी में होगा, क्या भाव होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अभी तक भारत के अंदर करीब 300 कमोडिटीज जो हैं, जैसा कि किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस लगातार मांग कर रही हैं कि 300 से ज्यादा नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, और वो 300 से ज्यादा नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में से केवल 25 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसी हैं जिन पर भारत सरकार द्वारा एमएसपी रबी और खरीफ में डिक्लेयर की जाती। तो अभी तो हमारे पास में 275 कमोडिटी ऐसी हैं जिनके ऊपर हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस डेवलप करना था, लेकिन हमने बजाय कि डेवलप करने के, उनका डिक्लेयर करने के, उनको ऊपर परचेसेस की व्यवस्था करने के, हमने किसान को एक अंधेरे कूप में, अंधेरे उसमें गर्त में धकेल दिया है, जहां उसका ना तो कोई खरीदी का भाव देखने वाला है कि उसको प्रतिस्पर्धात्मक दर क्या मिलता है, एमएसपी उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, उसकी जो उपज है उसका तोल प्रॉपरली होता है। जो मंडियों में होता है कि इलेक्ट्रॉनिक तोल होता है, और इलेक्ट्रॉनिक तोल का एक एक दाना संबंधित आदमी का तुला या ना तुला वो मंडी के कर्मचारी इंश्योर करते हैं, और किसानों की जो संस्था होती है वो किसान के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और किसान के प्रतिनिधि होते हैं वो बीच में चेक करते हैं। तो आपने जैसा कि इसमें बताया कि किसान मित्र की जो मंडी कर्मचारियों का प्रस्ताव है कि हमको किसान मित्र के रूप में मदद करने के लिए, हम फैसिलिटेट करने के लिए, किसान चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है, किसान अभी भी इस हालत में नहीं है कि वो अपना स्वयं के हितों का प्रतिरक्षण कर पाए, उसके भुगतान का प्रतिरक्षण कर पाए, तो इसको रेगुलेट करने के लिए पूरा का पूरा तंत्र उपलब्ध है। 97 के पहले डायरेक्टर मंडी की व्यवस्था थी। डायरेक्टर मंडी के अंतर्गत ये सारे के सारे इंस्पेक्टर, सचिव और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लोग काम कर रहे थे। समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। मुझे लग रहा है अभी इस पर विस्तार से और बात करने की जरूरत है। हम बहुत जल्द आपसे एक बार फिर से संपर्क साधेंगे इस विषय पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए, इस इंसाइट के लिए, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के झाबुआ में किसानों ने खराब फसलें लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों के इस आंदोलन का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। इस साल येलो मोज़ेक रोग और इल्लियों के अलावा बाढ़ बारिश से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान सरकार से नुकसान की भरपाई करने और बिजली के बढ़े हुए बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और मौजूदा विधायक कांतिलाल भूरिया और दूसरे कांग्रेस नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश में फसलों का नुकसान और मुआवजे के ऐलान में देरी,
किसानों की जान पर भारी पड़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में किसान बाबूलाल ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि बाबूलाल बाढ़ और बारिश से सोयाबीन की फसल की तबाही को बर्दाश्त नहीं कर पाए। किसान की खुदकुशी के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि घूम घूम कर निरीक्षण कर सिर्फ कोरे आश्वासन थमा रहे हैं, राहत नहीं। आज किसान राहत की मांग कर रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग राहत की मांग कर रहे हैं। आज आवश्यकता है तात्कालिक राहत की, लेकिन संकट की इस घड़ी में भी कोरे और झूठे भाषण परोसे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन ना होने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि 31 अगस्त रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख थी, लेकिन इससे शनिवार और रविवार को बैंक बंद होने से वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। जिले में अभी तक फसल बीमा के लिए 90% किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। किसान अब फसल बीमा रजिस्ट्रेशन की तारीख कम से कम 10 दिन और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों की बीमा प्रीमियम राशि नहीं कट पाई है सभी किसानों की, इसलिए यह ज्ञापन सौंपा गया है कि अधिक से अधिक किसानों समय बढ़ाया जाए, जिससे अधिक से अधिक किसानों की बीमा प्रीमियम कट सके। कितने % किसानों की बीमा हो पाया अभी तक? केवल 90% किसानों का बीमा नहीं हो पाया है। अच्छा, 90%। क्या वजह रही इसकी वजह यही रही कि पोर्टल सही तरीके से नहीं चला। 2 या 3 दिन पोर्टल खुला है, उसमें साइड रुक रुक के चली है। कम से कम 10 दिन बढ़ाया जाए। गुजरात सरकार ने बारिश बाढ़ से फसलों के नुकसान की भरपाई करने का ऐलान किया है। बुधवार को कृषि मंत्री आरसी फलूद ने कहा कि सर्वे करने के बाद किसानों को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत राहत मिल जाएगी। एसडीआरएफ के तहत उन्हीं किसानों को मदद मिल पाएगी जिनकी 33% से ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार के इस फैसले पर किसान नेताओं ने सवाल उठाए हैं। वे सभी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने इस साल राज्य में पीएम फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया है, बल्कि इसकी जगह सीएम किसान सहाय योजना लेकर आई है। लेकिन 48 घंटे में 25 इंच बारिश होने पर मुआवजे देने की शर्त से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी जुटाते हैं हमारे साथ फार्म एक्टिविस्ट गुजरात से भरत सिंह झाला जी जुड़ गए हैं, जो कि किसानों और मजदूरों की जो आवाज है, न्याय की जो उनकी गुहार है, उस पर काफी क्लोजली काम करते हैं। जी भरत सिंह जी, ये बताएं कि फिलहाल जिस तरह से बाढ़ बारिश की जो स्थिति है गुजरात के गांवों में, उससे किसान महिला किसान बेहद परेशान हैं और अब सीधी सी बात है कि मुआवजा और राहत राशि की तरफ उनका ध्यान है और गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में जो नई फसल सहाय योजना जो सरकार ने लॉन्च की है, उसके तहत नहीं बल्कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत बात हो रही है कि उन्हें रिलीफ दिया जाएगा, मुआवजा राहत राशि दी जाएगी, पर वो तो काफी कम होती है। क्या वो काफी रहेगी उनके नुकसान के हिसाब से? बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गुजरात के किसानों की आवाज आज आप बने और हिंदी भाषा के अंदर पूरे देश के 120 करोड़ जनता को गुजरात और गुजरात के किसान और किसानों के साथ जुड़े हुए लोग, और इसमें खास करके आपने बड़ी बात की किसान महिला के बारे में, तो आज कौन देखता है? ये जो पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था और इसमें भी जो पूंजीवादी व्यवस्था के सामने जो हमारी मजदूर किसान महिला 24 घंटा काम कर रही है, इसके बारे में आज देखने वाला कोई नहीं है। बहुत बड़ा आज आपने अच्छा सवाल किया। खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जी, लंबा बात नहीं करूंगा। हम 2019 की बात करें, 2019 में ऐसे ही हालत गुजरात में थी। 31 अक्टूबर को नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे जब सरदार सरोवर डैम का उद्घाटन किया, उस टाइम में इससे भी हालत खराब थी। तब गुजरात सरकार ने बोलता था कि राष्ट्रीय कृषि आपदा के तहत और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हमको मुआवजा दिया। 40 लाख किसानों को 6,300 रुपया का पर हेक्टर मुआवजा दिया। जो किसानों को बीड़ी पीते हैं, बीड़ी हमारे गुजरात में पीते हैं, वो बीड़ी का पैसा भी नहीं मिला है। ऐसे ही में गुजरात के किसान काफी सालों से आंदोलन कर रहे हैं, मुआवजा नहीं मिलता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जी 6 कंपनी 19,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ले गई, लेकिन किसानों को 3,000 करोड़ रुपया मिला। तो मतलब जिस किसानों ने जो प्रीमियम मिल दिया वो भी वापस नहीं मिला। मुझे ये बताएं कि कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो फसल बीमा योजना है वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं रही और शायद इसी कारण सरकार को भी कुछ अंदेशा रहा और वो अब एक नई योजना लेकर आई कि फसल सहाय योजना। मगर फसल सहाय योजना की भी जो शर्तें हैं जो सामने दिख रही हैं कि 25 इंच बारिश, 35 इंच बारिश अगर इतनी होगी तो 48 घंटे के अंदर सूचित किया जाए। अब कोरोना के इस वक्त ऐसी शर्तों को पालन करने वाले लोग कहाँ हैं और जब फौरी राहत चाहिए तो इस तरह की शर्तों का क्या मतलब? बहुत बढ़िया, मैं आपको बात कर, आपने बहुत मैं सबसे पहले आपको बोलता हूँ, कोरोना जब कोरोना की बात आई तो आप लोगों को याद दिलाना बहुत जरूरी है। 13 मई को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री ने बोला था 20 लाख करोड़ का लोकल पैकेज, 20 लाख करोड़ का लोकल पैकेज जाहिर किया और 14 तारीख को हमारे वित्त मंत्री सीताराम जी ने बताया था ये बीसीडी उल्लू बनाने का। उसी टाइम 15 मई को सबसे पहले मैंने हमारे घर पे हंगर स्ट्राइक किया था कि 20 लाख करोड़ का जो आपने पैकेज जाहिर किया, इसमें देश के किसानों के साथ जुड़े मजदूर लोग और हमारे ऑटो रिक्शा चलाने वाले को और शहरी गरीबों को आप क्या देने वाले हैं? एक भी पैसा नहीं दिया। इसी तरह इससे भी खराब हालत में गुजरात के मुख्यमंत्री ने 10 अगस्त को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना दाखिल की। इस किसान सहाय योजना के अंदर बोला 48 घंटे के अंदर 25 इंच से 35 इंच बारिश होगा तो आपको मुआवजा मिला। उसके खिलाफ मैं 5-6 दिन के पहले ही हमारे गुजरात सीएम कार्यालय के अंदर मैं हमारे एक किसान प्रतिनिधि मंडल को लेकर आवेदन पत्र देने गया। क्या गुजरात के अंदर 7 इंच से 15 इंच बारिश हुआ, वहाँ एक भी पौधा बचा नहीं है। जहाँ 20 इंच बारिश हुआ पूरा गांव पानी में है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट पूरा पानी में है। तो आज की परिस्थिति में यह पैकेज एक धोखा साबित होता है। और दूसरा, पर हेक्टर गुजरात के अंदर मैं खुद मेरी बात करता हूँ, जनरल आप समझ लेना कि 10 बीघा 1.5 हेक्टर जमीन के अंदर मान लो कि 10 बीघा के अंदर 1 लाख रुपया का नुकसान है। उसमें सरकार बोलती है कि हम पर हेक्टर 20,000 रुपये की, तो 20,000 रुपया में एक टन जो कॉटन रोपते हैं, 3 टन करते हैं, उनका पैसा भी नहीं आएगा। दूसरे राज्यों के किसानों को 2-2 लाख रुपए का कर्ज यानी तमाम तरह की दिक्कतें हैं जमीन पर। तो सरकार चाहे तमाम दावे कर ले कि नई योजना लेकर आई है, मगर जब तक किसानों को उनकी परेशानियों का जो फौरी तौर पर जो राहत राशि है वो नहीं दी जाएगी, तब तक वो अपने दुखों से नहीं उबर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किसानों से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने बाराबंकी में हिरासत में ले लिया। वे अयोध्या में जमीन अधिग्रहण के लिए दिए जा रहे मुआवजे के मुद्दे पर पीड़ित किसानों से मिलने जा रहे थे। कांग्रेस ने सरकार पर किसानों को मुआवजा देने में भेदभाव का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कहीं पर किसानों को 70 लाख रुपए बीघा तो कहीं 10 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि भूमि अधिग्रहण कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, मगर कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज नहीं दबने देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। पूरी तरह भूमि अधिग्रहण कानून जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, ये सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। औने पौने दामों में किसानों का जमीन जबरन छीनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उनके हक और अधिकार के लिए उनसे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो सरकार और प्रशासन जबरन रोकने पर विवश है, उनसे बात नहीं करने देना चाहती, उनकी समस्या समाधान नहीं करना चाहती। अगर प्रशासन को इतना ही है तो पहले जमीन का उनका मुआवजा का समाधान कर दे। अयोध्या रायबरेली 4 लेन के लिए
किसानों को उचित मुआवजा तो छोड़िए, उन्हें किस दर पर ये मुआवजा मिलेगा इसकी भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आरटीआई के लिए एप्लीकेशन वहां दाखिल की गई वकील के माध्यम से, जिसकी सूचना अभी तक कोई भी हम लोगों को किसी भी प्रकार का विवरण नहीं दिया गया कि आपका मकान किस दर से लिया जा रहा है, मध्य सड़क से हमारा मकान कितनी दूरी पर एक्वायर किया जा रहा है और उस मकान की दर क्या है। यूपी के अयोध्या जिले में शिवनाथपुर गांव के किसान और ग्रामीण इन दिनों इसी समस्या से जूझ रहे हैं। इन्हें अयोध्या रायबरेली 4 लेन के लिए अपनी जमीन, मकान और दुकान सब कौड़ियों के दाम पर चले जाने का डर सता रहा है। यहाँ पर इलाके को शहरी या ग्रामीण मानने को लेकर विवाद है। दरअसल यहाँ पर सड़क किनारे बने मकानों और दुकानों से बिजली विभाग बीते 10 साल से शहरी दर से बिल वसूल रहा है, लेकिन जमीन अधिग्रहण के लिए प्रशासन की ओर से कृषि भूमि का मुआवजा ही प्रस्तावित है, जो स्थानीय निवासियों को घाटा पहुंचा सकता है। 25 साल से मकान बन करके मैं धंधा बिजनेस सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल की दुकान करता हूँ। ये मेरा मकान इतना महंगा है, जो पैसा मुझको दे रहे हैं इससे हमारा तो मजदूरी भी नहीं निकल पाएगी। अयोध्या रायबरेली नेशनल हाईवे के लिए 26 गांवों में जमीन ली जानी है, लेकिन सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल करने के बावजूद किसानों को अब तक मुआवजा तय करने के दर की जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि ग्रामीण 10,900 रुपए के मौजूदा सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो भी बैनामा लिखाए जाते हैं 10,900 रुपया पर स्क्वायर मीटर सर्किल रेट है, और एनएच का जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि स्क्वायर मीटर में जो रेट है इसका उसका 4 गुना सर्किल रेट का मिलना चाहिए। मध्य अधिकारी के संबंधित बाबू द्वारा ये अवगत कराया गया है कि आप लोगों को 2005 में जो रेट सर्किल रेट था उसके अनुसार आपको दिया जाएगा, और जबकि वर्तमान सर्किल रेट 10,900 करीब में है, उसके अनुसार हम लोगों को मिलना चाहिए। ग्रामीणों ने उचित मुआवजे के लिए सीएम आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। हालांकि अधिकारी इस बारे में कुछ साफ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। ये विषय SLO साहब का है, क्योंकि जो भी मुआवजे की राशि का निर्धारण है वो जिला स्तर पे होना है। उसका वो लेकर के यहाँ से कोई एक स्थिति नहीं है कि किस व्यक्ति को कितनी राशि दी जाएगी। तो मेरे विचार से इससे कुछ कहना उचित है। असल सवाल तो ये है कि आखिर प्रशासन ग्रामीणों को मुआवजे की सही जानकारी क्यों नहीं दे रहा है, क्यों इन्हें धक्के खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।